स्टूडेंट्स, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में राजस्थान के अन्य 3 भौतिक प्रदेशों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और आज सबसे लास्ट भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी विशेषता या इसके परिचय के बारे में। परिचय में सबसे पहले आता है इसका विस्तार कि यह राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो राजस्थान का यह भौतिक प्रदेश कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में स्थित जिले हैं, उन जिलों में फैला है राजस्थान का यह भौतिक प्रदेश। इन जिलों के अलावा भी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में भी भूगर्भिक क्षेत्र में इसका अवशेष या इसका हिस्सा पाया जाता है। लेकिन वहाँ किस रूप में पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है भूगर्भिक क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट आता है एक इसका उपनाम या अन्य नाम भी है, तो वो है हाड़ौती पठार, यानी इस भौतिक प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसका निर्माण कि राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी की क्रिया से, यानी प्राचीन समय में ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित हुआ था अपने भारत देश का प्रायद्वीपीय पठार और उसी का हिस्सा है अपने राजस्थान का यह भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि हिस्सा, तो यह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और हम लोग देखते हैं भारत की दृष्टि से, तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने भारत देश का भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार और उसी का यह भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी अपने भारत देश का प्रायद्वीपीय पठार जो है, जिसमें से मालवा का पठार, दक्कन का पठार, उन्हीं का हिस्सा है अपने राजस्थान में फैला दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट आता है इसका क्षेत्रफल या इसके एरिया के बारे में हम देखते हैं, तो यह राजस्थान के 100% में से 60% भाग रखता है। कितना प्रतिशत? 60% भाग ये रखता है और इस 60% क्षेत्रफल पे 11% जनसंख्या निवास करती है। यानी यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है और इससे पहले अधिकतम जनसंख्या घनत्व हम लोगों ने जो देखा था वो था पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट आता है चट्टाने। तो इस भौतिक प्रदेश में ज्वालामुखी की क्रिया से निर्माण होने के कारण आग्नेय प्रकार की चट्टाने यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट ढाल, तो इसकी ढाल हम देखते हैं कि दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर यह ढाल लिए हुए हैं और इसी ढाल के आधार पे यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियां जो है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई आगे जाकर के अपने भारत देश के बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसमें विलीन हो जाती है। यानी दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई नदियां जैसे चंबल है, बनास है, ये आगे जाकर के अपने भारत देश का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एग्जाम्पल के लिए ये आगे मिल जाती है यमुना नदी में। तो इस प्रकार से यह अपने ढाल के आधार पे यहाँ नदियां भी प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पाई जाने वाली मृदा। तो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित होने के कारण यहाँ विशेषतः काली मृदा पाई जाती है। काली यानी यहाँ पाई जाने वाली मृदा में लोहे के अंश ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसी के आधार पे इसका नाम है काली मृदा या इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए यह महत्वपूर्ण मृदा है, इसीलिए इसका नाम काली कपासी मृदा या एक इसका अन्य नाम भी है रेगुर मृदा। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से रेगुर मृदा है। उदाहरण के लिए आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाए लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, भूरी मृदा, तो इसमें से आंसर क्या रहेगा? काली मृदा का एक अन्य नाम होता है रेगुर मृदा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ होने वाली वर्षा के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है और उसी आधार पे यहाँ
राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा 90 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। यानी जहाँ पूर्वी मैदान आर्द्र भाग था, वहीं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अति आर्द्र प्रदेश है। इसी आधार पे यहाँ देखते हैं वनस्पति, तो यहाँ चौड़े पत्ती वाली सागवान वनस्पति पाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। इसी आधार पे नेक्स्ट इसकी विशेषता या नेक्स्ट इसकी पहचान हम देखते हैं, तो इसके उप विभाजन, यानी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के 2 उप विभाजन किए गए हैं, जिनमें नंबर 1 आता है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भूगर्भिक क्षेत्र में यह पाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया है? विंध्यन कगार। यानी अपने भारत देश में एमपी में फैली हुई विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसी का यह भाग है विंध्यन कगार। नेक्स्ट आ जाता है इसका उप विभाजन नंबर 2 दक्कन लावा पठार, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो यह मुख्य भाग है, इसे नाम दिया गया है दक्कन लावा पठार। यानी यह ज्वालामुखी की क्रिया से निकलने वाला लावा से निर्मित भौतिक प्रदेश है और इसी का नाम है दक्कन लावा पठार। इसके बाद यह हम देखते हैं कि दक्कन लावा पठार को मुख्य 5 भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 भू आकृतियों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इस भू आकृति को हम देखते हैं कि बूंदी जिले में स्थित इंद्रगढ़ नामक स्थान से लेकर के झालावाड़ तक अर्धचंद्राकार के रूप में फैली हुई पहाड़ियां हैं, जिन्हें कहा जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और इन्हीं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में इंद्रगढ़ बूंदी से लेकर के लाखेरी बूंदी तक की जो पहाड़ियां हैं, उन्हें कहा जाता है बूंदी की पहाड़ियां। नेक्स्ट लाखेरी से आगे चलते हैं तो कोटा से लेकर के झालावाड़ के बीच की जो पहाड़ियां हैं, उनको कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स। यानी कोटा से झालावाड़ के बीच की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? मुकुंदरा हिल्स। और ये भाग किसका है? तो ये भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2 चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो क्या कहलाता है? चंबल बेसिन। और यह चंबल बेसिन जो फैला हुआ है, वो फैला है 12 और कोटा के मध्य स्थित मैदानी भाग, या हम कहेंगे कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित जो बेसिन है, उसे क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन। और इसी चंबल बेसिन में कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, जो स्थित है कहाँ? कोटा जिले में। उनका पहाड़ियों को कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? कुंडला की पहाड़ियां। ये जो कुछ कुछ नाम मैं बीच बीच में बोल रही हूँ, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, उन्हीं आधार पे आप लोग शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ बना रहे होंगे, ताकि फिर से रिवाइज करके आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोटा जिले में स्थित है उन पहाड़ियों को कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। नेक्स्ट नंबर 3 आता है शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि जो है वो 12 जिले में ही स्थित है उच्च भाग, जिन्हें कहा जाता है शाहाबाद उच्च भूमि। और इस शाहाबाद उच्च भूमि में सहरिया नामक जनजाति भी निवास करती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। यानी सहरिया जनजाति निवास करती है 12 जिले के इस भाग में, जो कि शाहाबाद उच्च भूमि वाला भाग है। और शाहाबाद उच्च भूमि एवं इंद्रगढ़ बूंदी के बीच में घोड़े के नाल के आकार की कुछ पहाड़ियां फैली हैं, जिन्हें कहा जाता है रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स कहाँ फैली है? इंद्रगढ़ बूंदी से लेकर के शाहाबाद उच्च भूमि के मध्य। नेक्स्ट नंबर 4 आ जाता है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। अभी हम लोगों ने देखा कि कोटा एवं झालावाड़ के बीच फैली हुई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मुकुंदरा हिल्स। और इन्हीं मुकुंदरा हिल्स के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है, इसी पठारी भाग को कहा जाता है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ के पठार के बाद में नेक्स्ट जो नंबर 5 भू आकृति आती है, वो आती है डग गंगाधार क्षेत्र। डग गंगाधार क्षेत्र जो है वो झालावाड़ पठार के दक्षिण में फैला हुआ मैदानी भाग,
जहां कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है और इस भाग को कहा जाता है डग गंगाधार क्षेत्र। इस आधार पे आज हम लोगों ने स्टडी किया दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। नमस्कार।